Hi dear learners of English, greeting. This is Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is preparation for board examination, especially for the students of class 12 English grammar. आज हमने बोर्ड प्रैक्टिस सेट तैयार किया है और उसका पूरा सॉल्यूशन हम आपको देंगे और बोर्ड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ग्रामर के सभी चैप्टर से रिलेटेड उनमें से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेकर के एक असाइनमेंट तैयार किया है और उस इम्पोर्टेंट असाइनमेंट में वो सभी सेंटेंसेस वो सभी क्वेश्चंस रखने की कोशिश की गई है जो वेरियस टाइप के हैं और हर तरह के रूल को टच करते हैं। अगर आप इन सारी वीडियोस को इस पूरी सीरीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आई अश्योर यू दैट यू आर गोइंग टू गेट अ ग्रेट सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश। तो आइए आज शुरू करते हैं क्लास 12 के इंग्लिश ग्रामर के इस सॉल्यूशन वाले असाइनमेंट के साथ। आपने अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जो जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जुड़े रहें। यहाँ पर हमने एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ये ए पार्ट है, बजाय इसको 2, 3 दिखाने के ये इसका बी पार्ट है, ये सी पार्ट है। लेटेस्ट पैटर्न ऑफ यूपी बोर्ड में अब आपको ऑप्शंस आते हैं 20 मार्क्स के लिए, तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में और एक से ज़्यादा वेज में चेंज करेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है कि बोर्ड में एक ही जो क्वेश्चन है उसको कई तरह से सॉल्व किया जाता है, लेकिन हमें एक ही तरह का सॉल्यूशन आने की वजह से हम दूसरे वाले सॉल्यूशन को रॉन्ग समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो एक से ज़्यादा तरीके से करेंगे। ऑप्शन में कोई भी सॉल्यूशन आ जाए तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको राइट टिक कर सकते हैं। आइए इनको यहाँ सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। तो हम यहाँ पर जब भी आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जैसी विश आपको आ जाए, वो विश जो आप मीटिंग के टाइम करते हैं ना कि डिपार्टिंग के टाइम, तो मीटिंग के टाइम फर्स्ट टाइम जब आप मिलते हैं ना कि छोड़ कर जाते हैं, तो मिलने के समय में आपको इस सैड की जगह पर विश लगाना पड़ता है और जो सेंटेंस आपका जो टेंस सैड में है वही टेंस आपको यहाँ पर करना पड़ेगा और आप टू को हटा देते हैं। तो आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग। अब आप देख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग से ही रिलेटेड एक दूसरा यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया है जो इंटरोगेटिव में है, तो इस इंटरोगेटिव को आपने इसी के साथ एडजस्ट कर देना है। एंड आस्क्ड हाउ यू सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन, अब आप सोचेंगे कि हम माई के अकॉर्डिंग बदलें या फ्रेंड के अकॉर्डिंग, तो पॉजेसिव जितने भी एडजेक्टिव्स हैं के अकॉर्डिंग आप पर्सन नहीं बदलते हैं बल्कि आप नाउन के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो ये जो यू है यह है सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट, तो फ्रेंड ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, बट ग्रामर के अकॉर्डिंग जब हमें जेंडर क्लियर ना हो तो आप ही मान लें। अगर आपको दो ऑप्शंस दिए हैं जिसमें ही भी दिया है और शी भी, तो आप ही वाला ऑप्ट करेंगे और ही वाला अगर है ही नहीं तो ऐसी कंडीशन में आप शी वाले को सही मान लेंगे। एंड आस्क्ड हाउ ही वॉज, तो यहाँ पर आप कर लेंगे हाउ ही वॉज। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन आपकी पूरी तरह से आ गई आंसर के रूप में। अब हम इसको दूसरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो हमारा दूसरा आंसर होगा उसको हम एक अलग कलर से लेंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विशिंग माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग आई आस्क्ड। आप चाहें तो यहाँ मैं जो फ्रेंड है उसके लिए हिम लगा सकते हैं एडिशनल, और अगर नहीं है आपके पास ऑप्शन में इट विल डू, इट्स ओके। आई आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज।
तो ये हमने यहाँ पर दो ऑप्शंस लिए हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों आ सकते हैं, तो इस तरह से आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हर्मिट सेड टू मी गॉड माइट, इसको माइट नहीं आप मे कर लें, क्योंकि जो मे है वो विशेष के अंदर आता है। गॉड में गिव यू हेल्थ वेल्थ एंड सक्सेस, ये है एक्सक्लेमेटरी नहीं बल्कि यह है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको कर्स या विश से रिलेटेड एक्सप्रेशन मिलती है। तो जब भी गॉड में ईश्वर करे कि आपके साथ ऐसा हो, तो आपको सबसे पहले जो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेड है, इससे पहले लिसनर स्पीकर है, उसके बाद लिसनर है, तो आपको इन्हें कैसे चेंज करना है इसको यहाँ पर हम समझते हैं। तो यहाँ पर आया गॉड में गिव यू, तो यहाँ पर आप सेड की जगह पर विश्ड करेंगे। अ हर्मिट, हर्मिट कहते हैं सन्यासी को। अ हर्मिट विश्ड मी, ये टू आपका यहाँ से हट जाएगा। विश्ड मी आप सीधा सा दैट लगाएंगे। और कभी भी आपको कॉमास के अंदर अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया है, ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया है, तो आपने उसको असर्टिव बनाना होता है। तो इसको नॉर्मलाइज करेंगे, दैट गॉड माइट, मे का पास्ट माइट करेंगे आप। गिव यू, ये है आपका ऑब्जेक्ट, तो यू के लिए मी के पास आना पड़ेगा, सेकंड पर्सन मी के पास आता है। अगर आपको पर्सन्स बदलने नहीं आते हैं तो जल्दी ही हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आप एक एक पार्ट करके नरेशन का फ्रॉम द वेरी बेसिक आप सीख पाएंगे। तो यहाँ पर यू तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आया, तो आपने मी लिख लिया। अब जो भी आपका पूरा सेंटेंस बचा हेल्थ वेल्थ एंड सक्सेस तक आपने ये सारा उतार देना है। अब यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन था, यहाँ पर हम एक दूसरे वे के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पर ऑप्शन लिया, कलर हमने यहाँ पर बदल दिया है। अ हर्मिट सेड टू मी गॉड में गिव यू हेल्थ वेल्थ, तो यहाँ पर लिखेंगे अ हर्मिट प्रेड दैट I might have health, wealth एंड सक्सेस तक आपने पूरा लिख देना है। तो यहाँ पर प्रेड दैट आ सकता है, यहाँ पर आपको प्रेड टू गॉड भी आ सकता है। समझ रहे हैं? तो ये दोनों आपके जो आंसर्स हैं ओके होंगे। हालांकि जो प्रेफरेबल आंसर है वो पहला वाला है, जनरली सब इसको ऑप्ट करते हैं, लेकिन अगर डिफ़िकल्ट करने की कोशिश की जाए ऑप्शंस को तो आपका ये वाला आंसर होगा। इसके बाद हम आते हैं अब अपने आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 रीड्स, कांता सेड टू हर हस्बैंड माय डियर व्हाई आर यू एंग्री विद मी। अगर यहाँ पर सपोज कीजिए कि माय डियर नाम की एक्सप्रेशन नहीं है तो ये आसान लगता है। अब सवाल है कि इस माय डियर को कैसे हम एडजस्ट करें। तो यहाँ पर आप इसको एड्रेसिंग के सेंस में लेंगे। एड्रेसिंग, एड्रेसिंग के बाद आप लगाते हैं लिसनर, एड्रेसिंग के बाद लिसनर, ठीक है। उसके बाद आप लगाते हैं एज के बाद आप लिखते हैं पुकारे गए शब्द, पुकारे गए शब्द, अभी आपको बताएंगे कैसे। उसके बाद स्पीकर आता है और फिर उसके बाद आपका सैड, आस्क्ड या जो भी एक्सप्रेशन हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वर्ड लिखते हैं कि क्वेश्चन किया गया है, कोई एक्सक्लेमेटरी रिमार्क है, एक्सक्लेम किया गया है या सेड किया गया है, तो आप इसको इस तरह से यहाँ पर आंसर करेंगे। ये आपका एक तरह से जो है यहाँ पर ये रूल बन गया है। अब चूंकि इसको कलर को हमने रूल में यूज़ किया है तो हम इसका आंसर ब्लैक से ले रहे हैं और हम लिखेंगे एड्रेसिंग लिसनर कौन है, हर हस्बैंड, हर हस्बैंड एज
हर डियर वन या एज डियर, यहाँ पर डियर वन भी आ सकता है यानी प्रिय व्यक्ति के तौर पर। कांता, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे क्योंकि स्पीकर कांता है। कांता ने पूछा है इसलिए यहाँ पर आस्क्ड आ जाएगा, आस्क्ड। अब यहाँ हर हस्बैंड दोबारा आपने नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड डालना है वाई। और जब भी आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है इंटरोगेटिव होता है तो आप हमेशा सब्जेक्ट पहले लाते हैं और आप लिखते हैं वाई शी वॉज एंग्री विद मी। तो मी कौन हुआ? कांता, तो क्या हो जाएगा? विद हर। तो ये एक्सप्रेशन आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसका टाइप 2। टाइप 2 में हम जो माय डियर को एडजस्ट करेंगे तो सीधा सीधा हम लिखेंगे कांता आस्क्ड। यहाँ पर आप लिखेंगे आस्क्ड हर डियर हस्बैंड वाई शी वॉज एंग्री विद हर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने आज के बाद हर डियर हस्बैंड को ऐड कर दिया है। तो इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन में अगर ये आता है तो ये भी पूरी तरह से सही होगा, और अगर आपका ये वाला पार्ट आता है तो ये भी पूरी तरह से आपका आंसर सही होगा। इसके बाद हम एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस और इडियम सभी पर आज डिस्कस करेंगे, और हमने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लिए हैं। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, सिंथेसाइज द फॉलोइंग। हमें नीचे दिए गए 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस को एज इंस्ट्रक्शन हमें जो है इनको सिंथेसाइज करना है, इनको जोड़ना है। हमने यहाँ पर 3 सेट लिए हैं, सिंपल बेस्ड, कंपाउंड बेस्ड एंड कॉम्प्लेक्स बेस्ड, ताकि आपको हर तरह के रूल से आपको जानकारी हो जाए और आप थोड़ा थोड़ा करके कई सारे प्रैक्टिस सेट्स में अपनी नॉलेज को पूरा कर लें। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है, पहले वाले में सिंपल के बारे में आप जानते हैं कि इसमें 8 रूल्स होते हैं, ठीक है। कभी आप जो है पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, आप जेरेंड का यूज़ करते हैं, इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, और केस इन अपोजिशन का यूज़ करते हैं, एडवर्ब का यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन प्लस नाउन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कंजंक्शन सहित 8 तरह के रूल्स हैं। इनसे रिलेटेड वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर पड़ी है। आप अलग अलग तरह से इन सिंथेसिस को सीख सकते हैं। एज ए होल यहाँ पर देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको वॉज, वर या कोई भी बी की फॉर्म फर्स्ट पार्ट के लिए दे रखी हो तो आप क्या करते हैं, उसको बीइंग में बदल देते हैं। बीइंग डिसअपॉइंटेड, he left the job, the job। तो यहाँ पर हिंदी निकलती है कि डिसअपॉइंटेड होकर। अब अगर हम इसको पैसिव वॉइस माने, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है हैविंग बीन डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब एज इट इज़ रहेगा। तो दोनों ही आपके प्रॉपर आंसर हैं। दोनों ऑप्शंस आंसर के तौर पर एक साथ नहीं आएंगे, बल्कि आपको कोई एक ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा और उस ऑप्शन को आपने टिक कर देना है। अगर यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स होते तो आपने सब्जेक्ट को नहीं हटाना होगा, क्योंकि दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं आपके एक ही जैसे सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए आपने मिड वाला सब्जेक्ट रखना होता है और बिगिनिंग वाला आप हटा देते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है आई डू नॉट प्ले हॉकी, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर जब एक ही बात बार बार रिपीट होती है तो आप, अगर सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, आपकी वर्ब रिपीट हो रही है, एडजेक्टिव रिपीट हो रहा है,
एडवर्ब रिपीट हो रहा है, कोई भी जो रेपिटिशन में है उसे पॉइंट आउट कर लीजिए। इस तरह के सेंटेंस में आई डू नॉट प्ले हॉकी, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो आप देख रहे हैं कि डू नॉट प्ले तो हमारा कॉमन है और हॉकी और क्रिकेट डिफरेंट है। तो जहाँ से डिफरेंसेस आते हैं वहाँ पर ईदर और नीदर नॉर जैसे ऑप्शंस लगते हैं। नेगेटिव में आप नीदर नॉर और पॉजिटिव में ईदर और का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको भी दो तरह से बना सकते हैं। इसमें जो पहला तरीका है, आप डू नॉट की जगह पर चूँकि मना किया गया है तो आप नीदर यूज़ करेंगे, आई नीदर, क्योंकि प्लेड दोनों में कॉमन है तो इसलिए डू नॉट के लिए नीदर आएगा, लेकिन हमें पहले प्ले को, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो डू नॉट हमने हटाया, डू नॉट इज इक्वल टू नीदर। तो नीदर हम वहाँ लगाते हैं जिस चीज़ में ऑप्शन होता है। आई प्ले नीदर हॉकी नॉर क्रिकेट। अब यहाँ पर क्या हुआ, डू नॉट और आपका डू नॉट, तो इस डू नॉट की जगह पर हमने क्या यूज़ कर दिया, स्टार बनाया हमने नीदर। और हॉकी और क्रिकेट के अंदर क्या है, ऑप्शन। तो जिनमें ऑप्शन है उनको हमने यहाँ पर एक ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, अगर हमारे ऑप्शंस वर्ब में होते तो नीदर नॉर वर्ब से पहले लगते, जैसे आई नीदर प्लेड नॉर टॉक्ड। अगर आपका ऑप्शन सब्जेक्ट में होता तो हम लिखते नीदर आई नॉर माई फ्रेंड। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। दूसरे में बनाने के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको ये जो नीदर है बिगिनिंग में लेना है, नीदर आई प्ले, नीदर आई प्ले हॉकी। अब एक बात आपने ध्यान रखनी है, ये बहुत स्पेशल रूल है कि नीदर में जहाँ पर वेरिएशन है वो हॉकी और क्रिकेट में है, जितना कॉमन होता है वहाँ नीदर नहीं लगता। लेकिन अगर नीदर बिल्कुल बिगिनिंग में लग जाए और जो नॉन वेरिएटेड वर्ड्स हैं आई और प्ले, इट मीन्स जो अगले वाले पार्ट में नहीं बदल रहे हैं, तो फिर आपको एक नया स्ट्रक्चर बनाना होता है। यानी जब आप एक ही सब्जेक्ट को रिपीट कर रहे होते हैं तो फिर आपको अगले पार्ट में जो भी है टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब दोबारा लिखनी होती है। तो हमने लिखा नीदर आई प्ले हॉकी नॉर डू आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर हमने क्या खास काम किया, यहाँ पर हमने स्पेशल काम ये किया कि हमने यहाँ नेवर डू आई किया, जबकि यहाँ पर नीदर आई प्ले हॉकी था। तो ये जो रूल है ये बहुत ही स्पेशल है और इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लें। अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं आता है और ये आपके ऑप्शन में आता है तो आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब हम आते हैं अपने ये भी इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर सी पर। सी कहता है शी केम टू माई फादर, शी इज़ अ प्रिंसिपल। कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स बनाने के 3 वेज हैं। हमारे अकॉर्डिंग बच्चों को समझने में आसानी हो इसलिए हमने नाउन क्लोज के सेंटेंस को एक आइडेंटिफिकेशन दी है, की टाइप के सेंटेंसेस। मैंने देखा कि वह आ रहा है, हमने पाया कि वह ऐसा था कि इसमें अंडरस्टूड होता है तो नाउन क्लोज होती है और इसमें सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को हमें ऑब्जर्व करना होता है। दूसरे में आप कभी प्लेस बताते हैं, कभी टाइम बताते हैं, कभी मैनर बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं, कंसेशन बताते हैं, वो आपके एडवर्ब क्लोज के अंदर आते हैं। और लास्ट वन इज एडजेक्टिव क्लोज, जिसमें आप किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं लेकिन वह विशेषता किसी वर्ब के साथ आती है, और जब वह विशेषता किसी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ आती है तो उसको क्लोज कहते हैं, इसलिए उसको एडजेक्टिव क्लोज के नाम से जाना जाता है। तो एडजेक्टिव क्लोज में जनरली हम देखते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड का हम आंसर बना देते हैं, कौन का जो, किसने का जिसने, कहाँ का जहाँ, किस तरह का जिस तरह, और क्यों का जिस कारण। तो यहाँ पर हम देखेंगे शी केम टू माई फादर, वह मेरे फादर के पास आई, वह प्रिंसिपल है, तो ऑफ कोर्स जो यहाँ सूट कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, शी हु केम टू माई फादर, हु केम टू माई फादर, ठीक है, इज अ प्रिंसिपल।
अब यहाँ पर when नहीं आ सकता, how नहीं आ सकता, where नहीं आ सकता, तो she को हमने एक विशेषता दी कि जो मेरे फादर के पास आई वह प्रिंसिपल है। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, she who is a principal came to my father। अब चूंकि हमारे जो आंसर हैं वो ऑप्शन में आने हैं, तो ऑप्शन में आने पर क्या होता है कि एक बार हमने एक आंसर पर कमांड कर रखी है, एक वे पर कमांड कर रखी है, लेकिन वो तो ऑप्शन में ही नहीं था, ऑप्शन में मिला कुछ नया, वो हमको आता नहीं था। तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू लर्न to solve a single question in more than one way. That's why this is the answer, and so as with the first one, and both are right answers. This one or this one, these are right answers. Now let's move on to the next question, question number 3। और question number 3 में हमारे पास 3 different questions हैं। इस question को हम 2 different types से बनाएंगे, तो हमारे पास 4 questions हैं। पहला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिग्रीज, जिसमें हम देखेंगे कि द ताज इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन। तो आप देखेंगे इसमें एडजेक्टिव क्लोज का ये पार्ट एक्स्ट्रा है, तो सुपरलेटिव डिग्री में भी एक्स्ट्रा पार्ट लगाना पड़ेगा। और जब आप जो है कॉम्परेटिव डिग्री से सुपरलेटिव बनाते हैं तो दोनों के सब्जेक्ट्स एक जगह पर रहते हैं, बट जैसे ही आप पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं आपका सब्जेक्ट इधर और ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ चला जाता है, इसलिए कॉम्पैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने में ये सेम आपका रहेगा। तो आपका सॉल्यूशन एक ही बनेगा और वो होगा द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग is the most beautiful building that I have ever seen, that I have ever seen। तो आपने मोर ब्यूटीफुल का देन एनी अदर हट जाएगा और यहाँ पर केवल एक बात द मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा और बिल्डिंग के लिए दैट आया है और जो भी उसके लिए एक्स्ट्रा क्लोज है आप उसके बाद रखेंगे। अब आपका है एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, इसका हमें ट्रांसफॉर्म करना है, एक तो जो है इंटेरोगेटिव में और दूसरा है नेगेटिव में। नेगेटिव में तो आप किस तरह से करेंगे इसको चेंज? एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, जब हम किसी असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं, नॉट होता है तो हटा देते हैं और नहीं होता तो लगा देते हैं। कई बार हम हु जैसे क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करके भी बनाते हैं। एवरी मदर, तो यहाँ पर हम एक ये बना सकते हैं कि विच मदर। अब यहाँ पर हु कब आता है? जब सब्जेक्ट बिना किसी एडिशनल एडजेक्टिव के हो। अगर यहाँ मदर होता तो हु लगाया जा सकता था, लेकिन एवरी मदर की बात है तो आप लिखेंगे विच मदर डज नॉट लव हर चाइल्ड। इसका आप आंसर ऐसे भी बना सकते हैं, डज मदर नॉट लव हर चाइल्ड, और आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो लिखा था एवरी, यहाँ पर एवरी भी हो सकता है, डज एवरी मदर नॉट लव हर चाइल्ड, तो इंटेरोगेटिव बनाया, नॉट हमने लगा दिया। यहाँ पर विच मदर डज नॉट करके लगाया, तो दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। अगर आपको ओनली नेगेटिव बनाना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम यहाँ ग्रीन कलर से लेंगे ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, इजीली पढ़ पाएँ। हम लिखेंगे नन बट एवरी मदर loves her child। यही आंसर आप दूसरे वे में इस तरह से बना सकते हैं, एवरी मदर डज नॉट फेल टू लव हर चाइल्ड। तो दोनों ही आपके आंसर हैं,
आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है, और अगर ऑब्जेक्टिव है और दोनों ऑप्शंस आते हैं, दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, तो आप जो भी इनमें से ऑप्शन है उसे आप चूज़ कर लेंगे। अब हम आते हैं पैसिव वॉइस पर, और पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। देखिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक बात सीखिए आप कि जब हमारे पास सब्जेक्ट ही होता है तो हम हिम करते हैं, और हिम को जब हम सब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं तो ही करते हैं। इसी तरह से हमारा जो हु है वो सब्जेक्ट है, और जो हुम है वह ऑब्जेक्ट है। तो हुम का हम हु बनाएंगे और हु का हुम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करते थे, अब तक जब भी यहाँ पर हु आता था तो आप बाय हुम करते थे, और जब आपको हुम दिया है तो आप यहाँ पर हु करेंगे। ठीक है, हु। और यहाँ पर इंग्लिश जो है आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब से पहले, और जो सब्जेक्ट होता है वो जाता है पीछे। तो यहाँ पर हो जाएगा हु इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा हुम भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश, चूंकि हमारा एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पहले ही रखा हुआ है, ठीक है, चूंकि ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ है इसलिए इंग्लिश को पहले लाने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट यहीं पर बना लिया है, तो आप लिखेंगे हु इज़ टॉट इंग्लिश बाय हिम। यहाँ पर समझना यह है, आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, होम भी ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, लिविंग बीइंग ऑब्जेक्ट है होम, क्योंकि यहाँ पर अगर हिम होता तो आप ही लिखते। यहाँ पर होम है, पूछ रहा है तो आपने होम लिखा। होम का आपने सब्जेक्ट हु बनाया। चूँकि आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में, क्वेश्चन वर्ड के रूप में यहाँ आ चुका है, तो ये क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गई। तो दूसरा ऑब्जेक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश अपनी ही जगह पर रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट होने की वजह से आपने इज लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म करी, बचा हुआ सेंटेंस उतारा, और बाद में जो सब्जेक्ट था वो बाय पर जाकर सेंटेंस के लास्ट में प्रीपोजिशन के साथ लग गया। तो हु इज़ टॉट इंग्लिश बाय हिम। आई होप कि बड़े अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। पैसिव वॉइस से रिलेटेड सेवरल वीडियोस हमारे इस चैनल पर हैं, आप वहां जाकर के इनके लिंक्स दिए गए हैं, वहां क्लिक करके इनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हम रॉन्ग दिए गए सेंटेंसेस को करेक्ट करेंगे और देखेंगे करेक्शन कहाँ पर है। डोंट क्रेम वर्ड टू वर्ड, तो ये एक्सप्रेशन जो है वर्ड टू वर्ड, ये वर्ड टू वर्ड नहीं बल्कि ये होती है वर्ड फॉर वर्ड। आपको अगर ये एक्सप्रेशन सब्जेक्टिव रूप में आती है एग्जामिनेशन में, तो आपको पूरा सेंटेंस रिराइट करके वर्ड फॉर वर्ड को अंडरलाइन करके दिखाना पड़ेगा, और ऑप्शन में आता है तो आप वर्ड फॉर वर्ड चुन लेंगे। योर ड्रेसिंग सेंस, तो ड्रेसिंग नहीं होता, ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है, ये होता है ड्रेस, ड्रेस सेंस। आई हैव लेस बुक्स, लेस वहाँ पर आता है जहाँ पर कोई कमी पड़ रही हो, लेस वहाँ आता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। बुक्स काउंट की जा सकती हैं, इसलिए आप लिखेंगे फ्यूअर बुक्स, लेस नहीं आएगा। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट काउंटेबल में आता है, और लेस, लिटिल, लेस, लीस्ट अनकाउंटेबल में आता है, और यहाँ पर बुक्स जो है काउंटेबल हैं इसलिए फ्यूअर यूज़ होगा। ईच हमेशा सिंगुलर वर्ब लाता है, ईच सिंगुलर लाता है, तो अब हमें ये नहीं सोचना कि बीच में एंड आ गया तो सिंगुलर और सिंगुलर मिलके प्लूरल हो जाएंगे, बल्कि हमें ये एंड आने के बाद भी इज ही यूज़ करना पड़ेगा। आर गलत एक्सप्रेशन है। 2 years पास सिंस माई फादर डाइड, तो सिंस से पहले आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे, पास इनएफिट नहीं आएगा, तो आपने यहाँ पर है 2 years है तो यहाँ पर आप हैव लगाएंगे बिकॉज इट्स प्लूरल। 2 years हैव पास्ड, तो अगर पास इनडेफिनिट दे रखा है, पास इनडेफिनिट से पहले सिंस दे रखा है, तो पहले आपका प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। इट्स मी हु हैज़ फ्री स्पिरिट, तो इट इज़ के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है, इट इज़ आई, और यहाँ पर आपको इस आई के अकॉर्डिंग आपको ये हैव लगाना होगा। तो ये हुआ आपका करेक्शन। अब हम बहुत जल्दी से आते हैं अपने ईडियम्स वाले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ईडियम्स हैं, और हमने ऐसे ईडियम्स, सेलेक्टेड ईडियम्स लिए हैं जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट हैं और याद करना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो डिफ़िकल्ट ईडियम्स लेने की वजह यह है ताकि आप ये डिफ़िकल्ट ईडियम्स हमारे साथ जल्दी याद कर लें। टू ट्रम्प अप, तो टू ट्रम्प अप का मतलब होता है कोई भी स्टोरी जल्दी से मनगढ़ंत झूठ बना लेना। तो आप कहते हैं इसको
टू फैब्रिकेट अ स्टोरी, टू फैब्रिकेट अ स्टोरी यानी कोई भी मनगढ़ंत बात बना लेना, ऐसी बात बना लेना जो बिल्कुल भी सही नहीं होती है। ठीक है, तो हाई एंड लो, हाई एंड लो, वो अगर कोई चीज़ हाई भी है और लो भी है तो इसका मतलब हर जगह है, ऊंचाई और नीचाई, आकाश और पाताल, हर जगह में। तो इस आकाश और पाताल से आप याद रख पाएंगे एवरीवेयर। चूंकि ईडियम का जो मीनिंग है वो वर्ड बेस्ड तो होता नहीं है, कुछ का कुछ मीनिंग निकलता है, तो आपको कोई ना कोई लॉजिक क्रिएट करना पड़ता है, कोई कनेक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ती है। तो हाई एंड लो को हमने एवरीवेयर से इस तरह से जोड़ा। टर्न द कॉर्नर, ये सेकंड फॉर्म है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पास्ट द क्राइसिस। पास द क्राइसिस का मतलब है कि भाई कोई मुश्किल का दौर निकल जाना। अब इसे याद कैसे करेंगे? जब हम नई नई ड्राइविंग सीखते हैं तो हमें किसी पहाड़ी जो मोड़ होते हैं उनसे गाड़ी को निकालना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अगर हम कॉर्नर से टर्न हो गए तो समझो कि हमने किला जीत लिया, हम क्राइसिस पार कर गए, हम डेंजर जोन से निकल गए। तो टर्न द कॉर्नर का मतलब हो गया पास द क्राइसिस। अ फार क्राई, अ फार क्राई का मतलब है कि अभी पॉसिबल नहीं है, अभी इसमें समय लगेगा। इट मीन्स इसका आंसर इम्पॉसिबल भी होता है, हो सकता है। इसका आंसर ऑप्शंस आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी डिफ़िकल्ट टू डू भी हो सकता है, और इसका मतलब जो है नॉट ईजी भी हो सकता है। तो फार क्राई का मतलब होता है जिसको लेने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़े। और आप कहेंगे पुराने समय में अगर हम स्वतंत्रता संग्राम को लेकर बात करें तो लोग कहते थे अभी दिल्ली दूर है, इट मीन्स अभी हम वहाँ तक विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो अ फार क्राई है। किसी कमज़ोर बच्चे को अगर हम टॉपर होने की बात कहें तो हमें कहना होगा कि टॉपर होना इसके लिए अ फार क्राई है, इट मीन्स अभी थोड़ा सा दुर्लभ है। इसके बाद आता है ऑन द वेन। तो ऑन द वेन का मतलब होता है किसी चीज़ का घटते जाना, यानी डिक्रीज। ऑन द वेन, अब वेन को कैसे याद करेंगे आप? कि वेन को याद करने के लिए आपको कोई लॉजिक डिक्रीज से जोड़ना पड़ेगा। तो वेन का मतलब होता है घटना, तो यहाँ पर लॉजिक याद रखना पड़ेगा। हालांकि बहुत बेतुकी सी बात सुनने में लगेगी, तो आप कहेंगे 11 के बाद वापस 10, यानी ऑन द वेन 11 के बाद वापस 10। तो 11 से जो 10 को आपने जोड़ा तो ऑन द वेन हो गया, यानी डिक्रीज हो गया। एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच, अगर हमने हाथ इस तरह से स्ट्रेच किया तो हम कंटिन्यूअस, हमारी पहुंच यहाँ तक आ गई। इसको आप कहते हैं कॉन्टिन्यूअसली, ये एक एडवर्ब है। आप कहेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग एट अ स्ट्रेच, इट मीन्स लगातार बारिश हो रही है बिना रुके। तो इन इडियम्स को हमने विद लॉजिक्स आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की, एंड आई होप कि ये इडियम्स आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे और पूरा प्रैक्टिस सेट आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस सीरीज़ को आगे तक जारी रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए अगली सीरीज़ के लिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।